स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, आकाश। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने कर दिया है रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। बहुत दिनों तक कक्षाएं अनियमित रही हैं, अब नियमितता लाने का प्रयास है। अभी सामने जो परीक्षा है उस परीक्षा का नाम है आपका लोअर पीसीएस, जो कि 23 अगस्त को डिसाइडेड है। हाईकोर्ट आरओ के बारे में तारीख कब होगी परीक्षा की, इसका कोई शायद नियत निर्धारण नहीं है। और सीसैट आने वाली 6 दिसंबर को है। आप जानते हैं इतने दिनों में हमारे संग बैठते बैठते कि हिंदी सब एक होती है। किसी में 4 चैप्टर ज़्यादा हैं, किसी में 2 चैप्टर कम है। तो अगर 4 चैप्टर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हो सकता है वो दूसरी परीक्षा में काम आ जाए, और 2 चैप्टर कम पढ़ लेंगे तो इससे कोई आपका ज्ञान कम न हो जाएगा। तो कुल जमा हिंदी आती है, और हम अलग अलग इन 3 के लिए क्लास चलावें, ये ऐसा हमारे बूते का है नहीं। तो इसलिए ये हिंदी की 25 आपके लिए हम चलाया करेंगे, जो इन सब पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित प्रश्न होंगे। अब अगर बाय द वे किसी दिन क्लास में कोई और सवाल आ जाए जो लगे गुरुजी हमारे सिलेबस में इसमें नहीं आता उसमें आता है, तो एक सवाल जानकारी बढ़ जाएगी तो कुछ घट तो जाएगा नहीं, और आप नियमित हमारे संग बैठते रहे, हिंदी ओवरऑल मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इस 25 का आरंभ करते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? पहला सवाल आपके सामने कि त्रिफला में कौन सा समास है। तो जब आप त्रिफला की बात करें तो अव्ययीभाव, द्वंद्व और कर्मधारय और द्विगु, ये समास आपके सामने है। और आपका दिल करता है कि आप इसमें द्वंद्व लगाएं, तो ये करेगा नहीं दिल आपका। दिल ऐसा करेगा तो गलत हो जाएगा। कर्मधारय नहीं लगेगा। अच्छा, एक ऑप्शन हम बहुव्रीहि ही लिखना चाहते हैं। हमने उस ऑप्शन में लगा था कि लिखा है, लेकिन वो दूसरे वाले में लिखा रहा जी। एक बहुव्रीहि लिखना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें अव्ययीभाव है नहीं। अब आता है द्विगु और आता है फिर बहुव्रीहि। अब हुआ ये भाई साहब कि मैं नहीं, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि इसमें जो समास है वो द्विगु ही है और कोई दूसरा समास नहीं। एक भाई साहब ने कमेंट में तर्क किया, कोई दिन मैंने कोई क्लास पढ़ाई है उसमें आगे कमेंट में लंबा सा तर्क लिखा कि त्रिफला में तो 3 ही फल विशेष होते हैं, हर, बहरा, आंवला। तो चूंकि वो 3 विशेष फलों का है इसलिए उसको बहुव्रीहि कह दिया जाए। अरे भाई साहब, ये बताइए कि पंचवटी जब कहते हैं तो 5 ही पेड़ तो होते हैं। चतुर्युक्त कहते हैं तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, यही 4 विशेष ही युग तो होते हैं। हर समूह किन्हीं न किन्हीं की विशेष चीजों का होता है। तो ये जबरदस्ती विशेष खोज करके आप उसको बहुव्रीहि कहेंगे तो क्या ही बात है। 3 फलों का समूह है, सिंपल। अब वो हर, बहर, आंवला का समूह है तो भी, या किन्हीं 3 फलों का समूह हमारी बला से, वो विशेष फलों का समूह हो चाहे किसी फलों का समूह हो, बच्चा वो समूह है। तो जब गिनती आवे और गिनती के साथ समूह का बोध हो जावे तो उसको द्विगु समास कह दें, खत्म। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है? तो गलतियों से, भूलों से कभी त्रिफला में द्विगु के अलावा कोई ना लगा देना। आइए आगे बढ़ते। ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाना कहते हैं। ये विशेष है, वो विशेष है। हाँ, कुछ भी जब कर्म कारक पढ़ेंगे तो किसी का भी प्रभाव डालने लगेंगे। पलंग पे सो रहा है गुरुजी, पलंग घिस रहा होगा, पलंग पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है। तो ये अतिरिक्त दिमाग व्याकरण में न लगाए, जितना लिखा उतना ही सोचिए, उससे ज्यादा नहीं। क्रोध शांति भंग करने वाला उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान है तो उचित शब्द क्या होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे मास्टर साहब आपकी क्लास में हिंदी गलत लिखी, इसीलिए लिखी है कि तुम्हारे दिमाग में खटके कि ये गलत लिखा है। उपरोक्त गलत लिखा है, सही शब्द होता है उपर्युक्त। क्या होता है सही शब्द? उपर्युक्त। गलत लिखा है। खैर आगे बात बढ़ाते हैं। तो एक खाली जगह भरो, यह भी किसी किसी परीक्षा में पूछ सकता है। तो क्रोध शांति भंग करने वाला उपकार है, प्रत्युपकार है, परोपकार है, फर्जी गुरुजी मनोविकार है, मन का विकार है, मन की एक गड़बड़ है। मन सामान्य हो तो ठीक, जब मन में विकार, मन परिवर्तित हो जाए, गुस्सा, कोई आपका अपमान आदि कर दे तो हृदय में क्रोध आ जाएगा, वही मनोविकार। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ किस वाक्यांश में सर? अच्छा, इस वाक्यांश में भी कह के काम चल जाएगा। निर्मम का अर्थ किसमें समाहित है? दया रहित व्यक्ति को निर्दय कहते हैं। संवेदना शून्य व्यक्ति को संवेदनहीन कहते हैं, और संवेदना वाले व्यक्ति को संवेदनशील कहते हैं। ममता शून्य हृदय वाला और क्रूर हृदय वाला, तो क्रूर हृदय वाला नृशंस होता है, नृशंस। ममता शून्य हृदय वाले को ही निर्मम कहा जाएगा। निह माने नहीं है, जिसमें मम यानी ममता नहीं है, जिसमें ममता, उसी को क्या कहा जाएगा? निर्मम कहा जाएगा।
बात मगज में जा रही है, जा रही। आनंदम आनंदम आनंदम। आगे बढ़े, सवाल संख्या, भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की। अच्छा, आप निश्चिंत रहिएगा, हम पाठ्यक्रम हर बार इस तरह से डिजाइन करेंगे कि उसमें लोअर पीसेस सम्मिलित होते हुए अन्य सब बातें सम्मिलित होती रहें 23 अगस्त तक। उसके बाद फिर अब ये जितना लोअर में आ रहा है पूरा सब है तो आ रहा है, खाली रस संधि समास रस वो रस छंद अलंकार और साहित्य छोड़ दो तो ना पीएस यूपी पीसीएस सीसैट में भी संधि सा वो क्या कहते हैं साहित्य रस छंद अलंकार नहीं आता है। तो ये जो चल रहा है ये सब पॉलिटेक्निक की परीक्षा होने वाली है, उसमें भी जो सीसैट का सिलेबस है हु बहु पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, यही जो पढ़ा रहे हैं सब आ जाएगा। हाँ, एक और नाम लिख लो, पॉलिटेक्निक। हाँ, तो भागते भूत की लंगोटी भली, लोकोक्ति कार्तिकाय, भूतों की थोड़ी ही जानकारी अच्छी, जो मिल गया वह बहुत है, भूतों का पीछा करना, जाते हुए लाभ से जो मिल जाए वही बहुत है। तो भूत भाग रहा है, उसकी लंगोटी हाथ आ जाए बड़ी बात है, माने जाते हुए लाभ से जो मिल जाए वही बहुत है। अच्छा, ये बैच वालों सारे बैच कल लॉन्च हो जाएंगे, आरोप बैच कल लॉन्च हो जाए, वो सबसे पहले तो पीसीएस का सीसैट और निबंध और मेंस कल लॉन्च हो जाएगा क्योंकि उनकी तारीख पक्की है, और वो कल लॉन्च कर देंगे, आरओ भी लॉन्च हो जाएगा। और कैसे क्या लॉन्चिंग होगी वो सब बता देंगे, लेकिन कल बैच लॉन्च हो जाए, बहुत चिंता न करो। तो भूतों की थोड़ी ही जानकारी अच्छी, जो मिल गया वह बहुत है, भूतों का पीछा करना नहीं, जो मिल जाए जाते हुए लाभ से आपके। अच्छा, यहां समझिएगा, जो मिल गया वह बहुत है, इस भाव में अंतर है। आपके हाथ से कुछ छूटा जा रहा है, कोई लाभ छूटा जा रहा है और उसमें आपको कुछ मिल जाए तो उसको बहुत मान करके। हाँ, अच्छा, यहाँ भूत तो डराता है गुरुजी, भूत भाग कैसे रहा है? आपने कहानियां सुनी होंगी, लोग जिन्न विन्न और अलादीन का चिराग, उसमें जिन्न है और वो सब कहा मान लेता है। तो कोई भूत को अपने आज्ञानुवर्ती बना ले और भूत से अपने सब काम कराने लगे, और भूत एक दिन मौका पावे भाग निकले, तो इतने दिन भूत ने तुम्हारा खूब लाभ किया, खूब भला किया, अब जब भाग रहा है तो कुछ ना हाथ आया तो उसकी लंगोटियां हाथ आ जाए। इसी को कहते हैं भागते भूत की लंगोटी भली, जाते हुए लाभ से जो मिल जाए वही बहुत है। निम्नलिखित में से जो शब्द पत्नी का पर्याय न हो उसे चिन्हित कीजिए। तो कलत्र पत्नी को कहते हैं, भार्या पत्नी को कहते हैं, जाया भी पत्नी को कहते हैं, दौहित्र पत्नी को नहीं कहते। तो गुरुजी किसको कहते हैं? दौहित्र नाती को कहते हैं। नाती किसको कहते हैं? नाती कहते हैं बिटिया का बेटा। समझिए क्या, संस्कृत शब्द है दुहिता, दुहिता माने होती है बेटी। अच्छा, जब हम दुहिता कहते हैं तो गजब शब्द आ जाता है। दुनिया में जितनी भाषाएं सब में बड़ी समानता है, अगर आप समानता खोजने वाले हो जाएं और झगड़ा खोजने वाले हो जाएं तो कहा अवधि हो भोजपुरी मार करा दे लोग बाग। हाँ, मार कराने वाले मराठी और गुजराती में मार करा दे, मराठी हिंदी में मार करा दे। तो जिनके अंदर कलुष है वो तो कहूं दुर्ग दुर्ग खोज लेंगे, लेकिन अगर आप मिलान करने पर आ जाए तो दुनिया की सब भाषाएं एक जैसी लगेंगी। संस्कृत शब्द है दुहिता, जिसका अर्थ होता है बेटी, और फारसी में लफ्ज होता है दुख्तर। ये दोनों बेटी हैं, पुत्री। ये संस्कृत शब्द है, ये अरबी फारसी बिरादरी का शब्द है। दुहिता, दुष्टा, दुख्तर, ऐसे बिगड़ते बिगड़ते बना होगा। ठीक, आइए खैर आगे बढ़ते हैं। दुओता दुओता दिख रहा है, हा का खा हो गया है। तो दुहिता बेटी होगी, तो दुहिता दौहित्र क्या होगा? दुहिता का पुत्र। और दौहित्री क्या होगी? दुहिता की पुत्री। जब मैं दौहित्र लिखता कहीं हूं तो मुझे याद आ जाता है इतिहास का एक पन्ना, और वहां हमको दिखाई पड़ता है कि एक गुप्त सम्राट हुआ जिसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कमेंट करो। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से संबंध जोड़े, विवाह किया, और जो रानी आई उनसे पुत्र उत्पन्न हुए समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड लिच्छवी दौहित्र। बात समझ में आ रही? एकदम चकाचक लॉक किया जाए।
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, जिनसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपना ऐश्वर्य बढ़ाने और अपने प्रभाव को बढ़ाने का काम चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। और उन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रयाग प्रशस्ति हरिशेण ने जो लिखी वो इन्हीं के लिए लिखी। ये सब नाम याद रखिएगा। खैर, हम लौट चलते हैं। दौहित्री नातिन है, दौहित्र नाती है, दुहिता बेटी है, और कलत्र भार्या जाए, ये सब पत्नी के पर्यायवाची। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से हो जाए, उसको क्या कहते हैं? ये सवाल इस भाव में नहीं, दूसरे शब्द में मुख्य के साथ चलने वाले या थोड़े गौड़ के अर्थ में पूछा गया था। उत्तर वही होगा कि अगर प्रधान कार्य के साथ साथ कोई दाएं बाएं स्वतः संपन्न वाली चीज हो तो उसी को आनुषंगिक कहते हैं, सब्सिडरी कहते हैं। आनुषंगिक माने संग संग चलने वाला, किसी मुख्य के संग संग चलने वाला आनुषंगिक हो जाता है। सहज कार्य अनुकार्य तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, द्वैवार्षिक, नैपुण्य, प्रामाणिक और चैतन्यता। इनमें से आपको जो भी गलत लगता हो उसको चुन लीजिए। बच्चा एप्लीकेशन रिलेटेड कोई बात कहीं मन में आया करे, सिंपल कॉल कर लिया कीजिए। बहुत प्रेम से आप कॉल करेंगे, उस समय आपकी कॉल उठ जाए तो अच्छी बात, ना कॉल उठे तो आपको पलट के कॉल जरूर आती है और आपको डिटेल से बात समझाई और बताई जाती है। कोई भी मन में दुविधा आवे, कोई परेशानी आवे, एप्लीकेशन रिलेटेड कोई बात पूछने को कॉल कर सकते हो। और एक निवेदन, व्हाट्सएप कॉल ना किया करें। और दूसरा निवेदन, कोई इंपॉर्टेंट बात मैसेज व्हाट्सएप में ना डाला करें। आपको लगता है गुरुजी को व्हाट्सएप कर दिया, वो देखेंगे तब रिप्लाई करेंगे, नहीं बच्चा, कॉल कर लिया कीजिए। मैं डायरेक्ट कॉल नहीं उठाता हूँ, कॉलिंग के लिए मैम है, वो कॉल उठाती हैं, आपकी हर कॉल का रिप्लाई जाता है। हो सकता है किसी दिन एक दिन ना आप जा पावे, ऐसा रेयर केस में होता है, तो अगले दिन आपको रिप्लाई कॉल जाता है। तो इफ़ यू हैव एनी इमरजेंसी, इफ़ यू हैव टू कॉल, आपको मुझे कोई मैसेज पहुँचाना है, आप हमसे कॉल पर सीधे संपर्क किया करें। 96 930 800 नंबर याद कर लें। तो कोई भी दुविधा है, एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका बैच नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आपके मन में आ रहा है कि ये मिला है ये नहीं मिला, ऐसी कोई बात आवे, जस्ट कॉल दिस नंबर, आपको सीधे समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यहाँ आगे कमेंट करने की तुलना में बेहतर है कि वहां बात करी जाए। खैर, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? द्वैवार्षिक एकदम सही लिखी है, नैपुण्य एकदम सही लिखी है, प्रामाणिक एकदम सही लिखी है। जो गलत लिखा है वो चैतन्यता लिखा है। याद रखिए, मूल शब्द होता है चेतन। चेतन में अगर ता जोड़ करके जो ता जोड़ा जाए तो एक भाववाचक संज्ञा बनेगी चेतनता। आप चाहें तो इसको चैतन्य करके भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, लेकिन जब आपने या जोड़ दिया तब इसमें ता नहीं जोड़ सकते, यानी चैतन्यता नहीं कह सकते। इसको ठीक ऐसे ही समझेंगे कि जैसे हिंदी में शब्द है मधुर, मधुर से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं मधुरता। आप तो चाहें तो दूसरे ढंग से आप इसको माधुर्य भी कह सकते हैं, और अगर आप माधुर्य या मधुरता कह देंगे तो आप माधुर्यता जब भी कहेंगे तो आप गलत माने जाएंगे, क्योंकि इफ यू मेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग य, तो आप तुम ता नहीं लगा सकते। बात समझ गए? अंडरस्टूड? अगर दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं तब आप नहीं लगा सकते। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना बनावे तो पॉसिबिलिटी ही लगा सकते हैं। तो बढ़ा जाए आगे और सवाल संख्या 8 को देखा जाए। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक कौन सा शब्द है? संबंध बोधक माने प्रीपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन। तो इसमें कौन है? के बिना, खाली बिना लिखा है, उत्तर तो बिना मान लो। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो भर, के बिना, ये जो शब्द हैं क्या बनाते हैं? संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन बनाते हैं, प्रीपोजिशन बनाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव कौन सा शब्द होता है? गुरुजी, जो संस्कृत से हिंदी में बदल जाए वही तद्भव है। अग्नि संस्कृत है, वहनी संस्कृत है, जातवेद संस्कृत है, आग हिंदी शब्द है जो कि अग्नि से बिगड़ा हुआ रूप है। तो गुरुजी, क्या वहनी का कोई तद्भव है? प्रचलित नहीं है। कोई जातवेद का तद्भव प्रचलित नहीं है। यहाँ एक रूल जानना कि प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव हो यह जरूरी नहीं होता। हाँ, तद्भव शब्द कोई है तो वो झक मार के आएगा, उसका कोई ना कोई तत्सम होइबे करेगा। जो कभी बिगड़ा है, जो आज बिगड़ा है, वो कभी सुधरा हुआ था। यानी अगर ये तद्भव है तो इसका मतलब पहले तत्सम इसका रहा है। लेकिन हर तत्सम यानी हर सुधरा हुआ बिगड़े जरूरी थोड़े ना है। हाँ, तो हर तत्सम का तद्भव जरूरी नहीं, लेकिन हर तद्भव का तत्सम होना अनिवार्य है।
हर तत्सम का तद्भव होना जरूरी नहीं, लेकिन हर तद्भव का तत्सम होना अनिवार्य है। ये बात याद रखिएगा। अग्नि वहनी, वहां अग्नि का तद्भव है, लेकिन वहनी और जातवेद का कोई तद्भव नहीं। निषिद्ध का संधि विच्छेद करिए। तो निषिद्ध में निधन सिद्ध लिखा है, शब्द गलत लिखा है। यही उत्तर है मास्टर साहब। छोटा बड़ा के बाद या छोटा बड़ा से भिन्न स्वर आवे, उसके बाद दंत सा आ जावे तो दंत सा का पेट चीरा सा हो जाता है। अभिधन सेक अभिषेक हो जाता है। निधन सिद्ध निषिद्ध हो जाता है। सबसे गजब तो हमको लगता है ये नियम कि सम का विलोम जब विधन सम करोगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाता है। रूल वही कि अगर छोटा बड़ा से भिन्न स्वर के बाद क्या आवे, दंत सा आवे तो दंत सा क्या हो जाता है, पेट चीरा सा में बदल जाता है। अभिधन से एक अभिषेक हो जाएंगे। ठीक, याद रखना योग्य शब्द है। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। तो आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, प्रलाप करना, झूठ बोलना, डींग हाँकना नहीं, व्यर्थ आडंबर करना। कजरौटा किसको कहते हैं? कजरौटा पहले, अब तो कौन काजल लगाता है, अब तो फैशन वाला काजल चलता है। पहले हाँ छोटे बच्चों के काजल जो थे, और या महिलाएं भी अगर लगाती होंगी तो मुझे लगता है घर ही बनाया लगाती होंगी, तो वो घर में काजल पार करके और वो क्या कहते हैं, एक तो डिबिया में रख लिया जाता था काजल। तो जिस डिबिया में काजल रखा जाता था उसको कजरौटा कहते थे। जिस डिबिया में काजल रखा है वो कजरौटा था। बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे लगाए तगे यहाँ 2 टीक लगा दिन इसी घुमा के लगा दिन का कि नजर ना लगे। तो आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। अगर ये आंख हो कजरौटा रखो, समझ में आता है, आंखिए नहीं है कजरौटा लिए घूम रहे हो, तो ये क्या कहा जाएगा? व्यर्थ आडंबर कहा जाएगा, झूठा आडंबर कहा जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? राज्य होता है, राष्ट्र होता है, दिन होता है, लेकिन रियासत होती है। वाक्य बनाओ, जेंडर पाओ। कुछ और सोचे खाए, कुछ नहीं सोचे खाए, वाक्य बनाओ, जेंडर पाओ। एकदम सिंपल सा तरीका है। सवाल संख्या 13 देखिए, खुशबू का अर्थ इनमें से क्या है? खुशबू का अर्थ इनमें से क्या है? सौम्य है, पराग है, सौरभ है, सुकुमार है। तो सौम्य खुशबू नहीं है, पराग खुशबू नहीं है, सुकुमार खुशबू नहीं है, सौरभ खुशबू, सुरभित खुशबू वाला सौरभ खुशबू। तो सौरभ खुशबू को कहते हैं, सुगंध को कहते हैं। सौम्य जिसके भीतर थोड़ी नमनीयता हो, अच्छे भाव हो। पराग तो वो क्या कहते हैं, जो फूल के अंदर धूल होती है उसको बोलते हैं, जो फूल के कण होते हैं। और सुकुमार जो बहुत क्या कहते हैं, कोमल हो, उसको सुकुमार कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? राजनीतिक, एकदम सही लिखा है। राजनैतिक प्रचलित है साहब, लेकिन क्या करें, प्रचलित है तो हम कहाँ सुधार दें, जाके कहाँ खोपड़ी पटक दें। लिखा जाता होगा वर्तनी शुद्धि में आवे तो राजनीतिक ही मानना है। बहुलता एकदम सही लिखा है। याज्ञवल्क्य एकदम सही लिखा है। व्याकुलित गलत लिखा है, सही शब्द क्या होगा? व्याकुल होगा। क्या होगा? व्याकुल। व्याकुलित शब्द वाजिब नहीं है। व्याकुल खुद एडजेक्टिव है, तो उसके आगे ईत लगा के एडजेक्टिव बनाने का कोनो मतलब नहीं है। सवाल संख्या 15, पुर्तगाली शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा पुर्तगाली नहीं है? ऐसा लिखना चाहिए था, उतना आगे पीछे हो गया है। अनानास, बाल्टी, तंबाकू, कमिश्नर। ऊपर वाले सारे शब्द भैया पुर्तगाली हैं, लेकिन एक चीज और कि ये जो अनन्नास लिखा है वो गलत लिखा है। पहले उसका शुद्ध रूप देखो, अनन्नास होगा। बाल्टी पुर्तगाली, तंबाकू पुर्तगाली, कमिश्नर प्योर अंग्रेजी है। आंसर हो जाएगा डी। यहां एक बात समझो बच्चा, कि एक नियम जान लो, विराम चिन्ह का नियम यहां समझा रहे हैं। यदि लिखने में कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि के सुधार के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो यदि लेखन में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके सुधार के लिए बड़े ब्रैकेट का उपयोग करते हैं।
काय का उपयोग करते हैं? बड़े ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। तो ये बड़ा ब्रैकेट जो है पुर्तगाली शब्द इनमें से कौन सा नहीं? अनानास। तो हमने क्या किया? अनानास गलत लिखा है, नहीं काटा हमने, बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब ये जानो कि ये गलत लिखा है, ये सही लिखा। बात समझ गए? बाल्टी पुर्तगाली है, तंबाकू पुर्तगाली है, कमिश्नर जो है वो अंग्रेजी है। सवाल संख्या 16, शीत ऋतु का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? शीत ऋतु बनेगा? नहीं मास्टर साहब, शीत ऋतु को मिला देंगे तो शीत ऋतु बनेगा, ये लगा लिया जाए। गलत हो जाओगे, ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब नहीं बनता। ये शीत ऋतु है। संधि बड़ी प्यारी है, इस संधि का नाम है गुण संधि। आ ई ए बनता है, आ उ ओ बनता है, और आ री आर बनता है, आ और रा आधा। तो जब तुम लगाते हो देव में ऋषि, ये वाला तो तुम्हारी खोपड़ी में है कि ये दे व आ इस वा में समा गया, अब आधा रा और सी, री और आ मिलके आर बना है। तो ये आधा रा बीच में लिखते नहीं है, जहां लिखा होता है उसके बाद वाले की खोपड़ी पे चढ़ा देते हैं, तो देवर्षि लिख देते हो। लेकिन शीत ऋतु तुम कैसे बनेगा? वो भी ऐसे ही बन रहा है, आ और ई आर बनेगा। तो यहां ता में छोटा समा गया, अब आधा रा ता के ऊपर चला जाएगा तो शीत ऋतु बन जाएगा। वसंत ऋतु वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु वसंत ऋतु, इस तरह से शब्द बनाए जाते हैं जो गुण के अंतर्गत आते हैं। सवाल संख्या 17, पदोन्नति का विलोम इनमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। पदानुगमन का कोई मतलब नहीं, पदक्रम का कोई मतलब नहीं, पदावनति, पद की उन्नति होना, पद की उन्नति होना, सब इंस्पेक्टर थे इंस्पेक्टर हो गए, पद की अवनति होना, इंस्पेक्टर से डिमोट करके ये सब इंस्पेक्टर बना दिए गए। तो पदोन्नति और पदवनति ये दो शब्द प्रयोग में आते हैं विलोम के संदर्भ में। सन्निहित का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्निहित का संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, नॉनसेंस है, सन्निहित नॉनसेंस है, सन्निहित नॉनसेंस है, समनिहित से बनेगा सन्निहित। सोच के देखिए, पक्का कि सतनिहित से बनेगा। किससे बनना चाहिए? विचारणीय बात है कि आपने कचट तप के बाद कोई स्वर व्यंजन आए तो गजट दप पहला नियम, और कचट तप के बाद यदि ना या मा आवे तो अंगाइणा ना मा हो जाता है। या किसी वर्ग का कोई व्यंजन हो उसके बाद ना आवे तो माँ के बाद ना आवे तो माँ जो है वो ना में ही बदल जाता है, तो समनिहित सन्निहित बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़े। उत्तर लगाइए। कमल नयन में कौन सा समास है? हमने जानबूझ करके बहुव्रीहि लिखा है ताकि आपको लगे कि बहुव्रीहि है, लेकिन यह है नहीं। बच्चा कमल नयन खाली रामचंद्र जी को नहीं कहते हैं कि नहीं जी यशोदा माता है, वो उसका कौशल्या माता उनको कमल नयन कहती थी तो हम भी। तो कमल नयन भगवान राम की पर्यायवाची नहीं है, राघव नहीं लिखा है, या रावण का पर्यायवाची दशानन, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कमल के समान नयन, बस इतना कहा गया। तो हम जबरदस्ती उसको क्यों विशेष बनाने में तुल जाए भाई? द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान और वे भाव कोई मतलब नहीं, कर्मधारय समास, उचित समास कर्मधारय समास। कमल के समान नयन, विद्या धन, उपमेय और उपमान जहां आ जाएं, कौन? उपमेय और उपमान जहां आ जाए वहां दौड़ा के कर्मधारय लगाएं, इसके सिवा कुछ नहीं लगाना है। आइए, अच्छा ये जो पहला नियम है, ये सूत्र है, ये मो अनुस्वारा नियम से बदल रहा है। आधे माह के बाद किसी भी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए तो आधा माह उसी वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल जाता है। तो अगर आधे माह के बाद ता था दा धा ना में से कोई आ जाए तो आधा माह ना में बदलेगा, तो उसी नियम से समनिहित सन्निहित हो गया। ठीक है, आइए मो अनुस्वारा नियम से। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? लोग बेसिक सवालों में गड़बड़ा जा रहे हैं। अभी यूपीपी परीक्षा हुई, उसमें कंफ्यूजिया सब पढ़े। बहुत सिंपल रूल जानिए, इसमें उत्तर पूर्वकालिक क्रिया है और पूर्वकालिक का सिंपल मतलब है कि यदि वाक्य में कर लगा हो, एक काम कर दूसरा किया जाए, चाहे सवाल पूछा जाए, अगर वाक्य में कर लगा है, पढ़ कर, खा कर, नहा कर, गा कर, धो कर,
तो आप तुरंत उसमें पूर्वकालिक क्रिया लगा देंगे। यही सबसे तगड़ी पहचान होती है पूर्वकालिक क्रिया की। सवाल संख्या 21, बच्चे बस से पाठशाला आते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो वैसे कारक तो इसमें सारे हैं। बच्चा कर्ता कारक है, बस करण कारक है, पाठशाला भी अधिकरण है, लेकिन आपसे पूछा गया कारक कौन सा है। तो याद रखिए कि एक वाक्य में खाली एक कारक नहीं होता, पूरा वाक्य कर्ता कर्म करण इन सबके बिना बनेगा क्या? नहीं बनेगा, सब होगा। तो जिस कारक का चिन्ह लगा हो वो तुमसे पूछने का उद्देश्य होता है एग्जामिनर का। तो किसका चिन्ह लगा है? से का चिन्ह लगा है। किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। बस क्या है? ले जाने का साधन है, और जहां साधन है वही करण है। और आपको याद आ गया, प्रेम के साध्य का हम करण हो गए, बस तुम्हारे लिए अधिकरण हो गए। जिंदगी की क्रिया जब उलझ सी गई, हम तुम्हें पा सुगम व्याकरण हो गए। 22 नंबर सवाल देखिए, अज्ञान किस समास का समस्त पद है? आलुक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुव्रीहि तत्पुरुष, किन्नय तत्पुरुष। तो साहब अलुक तत्पुरुष जहां विभक्ति चिन्ह लुकाए नहीं, छुपे नहीं, जैसे बृहस्पति, जैसे वाचस्पति, जैसे ऊट पटांग, जैसे मनसिज, ये सब ये हिंदी की आप समझिए। अलुक क्या होता है समझ लो। आपने एक समास, आप जानते हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्ह गायब हो जाता है, बीच से में का, पर का, को का लोप हो जाता है ना, यही तो होता है। अब अगर किसी वजह से समास तो तत्पुरुष बन रहा है, लेकिन उसके बीच का जो कारक चिन्ह है वो गायब न हो। काम सुनो, लुका छुपी, बचपन में खेलबो करो लुका छिपी, लुकाए गए माने छुप गए, तो लुक गए तो गायब, और अलुक माने लुके नहीं। तो कारक चिन्ह लुकाए जाए, छुप जाए तो तत्पुरुष समास होता है, और कारक चिन्ह ना लुकाए ना छुपे तो अलुक तत्पुरुष हो जाएगा, बिना लुके बिना छुपे तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे ऊंट पर टांग, इस पर का पा इसमें दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका जो अधिकरण कारक बनना था वो अधिकरण कारक है, तो अधिकरण ही, लेकिन इसका कारक का चिन्ह दिख रहा है, पा के रूप में ही चाहे दिख रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? अलुक तत्पुरुष बोल देंगे। वाचा पति, वाचस माने वाणी का, तो ये जो स है ये आकर के उस संस्कृत का कारक चिन्ह यानी विभक्ति को बचा दे रहा है। मनसी कहने से माने मन से, यहां ये जो सी लगा हुआ ये भी विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है संस्कृत का। तो जब विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह अवशेष के रूप में बचा रहे शब्द में, तो तत्पुरुष यानी कारक चिन्ह लुकाया नहीं है, तो उसको अलुक तत्पुरुष कह देते हैं। संबंध तत्पुरुष का कीके वाला बहुब्रीहि इसमें है नहीं। नैय तत्पुरुष, गुरुजी ये नैय तत्पुरुष क्या है? नैय माने ना करना, मना करना। अगर आपको छोटा आ या अन ये उपसर्ग से बने शब्द दिखाई पड़े, तो समास नैय तत्पुरुष बनेगा। ए मास्टर साहब, हम लोग तो वही वो क्या कहते हैं, द्विगु समास हो, अव्ययी भाव समास हो, कर्मधारय पड़े रहे, ये क्या बवाल बता रहे हैं आप? तो यहो हैं संस्कृत में होते हैं, हिंदी वाले कभी कभी मजे लेने के लिए पूछ लेते हैं, तो इसलिए नहीं है तत्पुरुष माने ना करने वाले। अब अगर आ और अन से कोई शब्द शुरू है, इसमें मना करना, अज्ञान ज्ञान नहीं है, अब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, अधर्म धर्म नहीं है, और अन लगा के अनिच्छा इच्छा नहीं है, अनागत आया नहीं है, अनादर आदर नहीं है। तो अन या अ लगे तो नहीं का भाव आता है, और अगर ऑप्शन में आ और अन, अगर सवाल में आ और अन लगा हुआ है उपसर्ग में, और ऑप्शन में नहीं है तत्पुरुष, तो दुनिया किनारे करके नहीं है तत्पुरुष लगाना। अब जब नहीं है लिखा है तब क्या करें? तब अव्ययी भाव लगाना। और क्या, 4 ऑप्शन में से बेस्ट निकालना होता है, रटना थोड़े ना हिंदी। जो ऑप्शन में पूछा जाए उसके अनुसार उत्तर दीजिए। सवाल संख्या 23, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। उसकी लाचारी का क्या यह कंडीशन है
क्या इसमें कोई जो जिसने का संबंध है? क्या कोई परिणाम बताया जा रहा है? नहीं, अंधे होने का लाचारी का कारण बताया जा रहा है। इसी को कारण बोधक कहते हैं। क्या इनके लिए कोई थ्योरी रटनी है? कोई थ्योरी नहीं रटनी है, कंसेप्ट समझना है बच्चा। ऐसे सवालों के लिए व्याकरण की समझ चाहिए। इनको रट करके ये इतने बोधक रट के जीवन में पार ना पा पाओगे। चाहे वो वृत्ति और पक्ष का सवाल आवे, उनको भी रटना नहीं, समझ से लगाना है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द दिए गए 4 ऑप्शन से चुनिए। विश्वंभर, समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु। उदक, जल को कहते हैं। तुंग, ऊंचाई को कहते हैं। आरणव, समुद्र को कहते हैं। कंपति, समुद्र को कहते हैं। जालाधि, उदाधि, जलधाम, जलनिधि, वारिधि, अम्बुधि, नीरनिधि, आरणव, पारावर, पारावार। ये सारे शब्द समुद्र के पर्यायवाची हैं, इनको याद रखिएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यंत कंजूस, असंभव बात, कमाल दिखाना, साधन थोड़े, बात कड़ी। तो अत्यंत कंजूस, चमड़ी चली जाए, कोई छोड़ ले, कोई कहे 1000 रुपया दे दो और नहीं दोगे तुम्हारी खालता कहनी है, खाल उतार ले भैया, रुपया न ले। हाँ तो इसी कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अत्यंत कंजूस आदमी के लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यह लोकोक्ति प्रचलित है। तो बच्चा आज की इस बिना कोई और लंबी चौड़ी बतकही के सीधे मुद्दे की बात करते हुए समापन करते हैं। बाकी हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर ले। कोई डाउट आवे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई सवाल पूछने का मन करे, आप ये 9696 930 800 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। अगर आप SSSC बेस तैयारी करना चाहते हैं, आप सहायक बैच ले लीजिए। आप कोई सामान्य हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी बैच ले लीजिए। यही 2 बैच हैं। एक पॉलिटेक्निक बैच अवेलेबल है, आप यह भी ले सकते हैं। और बाकी PCS के लिए CSAT मेंस हिंदी यानी फर्स्ट पेपर हिंदी और निबंध का पेपर कल का बैच कल से आरंभ हो रहा है। RO भी लॉन्च ही कर देंगे, तो ये सब सवेरे लॉन्च किया जाएगा, एप्लीकेशन पर दिखने लगेगा। धीरे धीरे करके डिटेल यहाँ बताते जाएंगे। कल से एप्लीकेशन पर डिटेल ये बैच दिखने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपको रफ्ता रफ्ता सारी जानकारी हम देते रहेंगे कि क्या कैसे किस तरह यहाँ यूट्यूब पर बताते रहेंगे। तो बाकी लोग परेशान न हो। हाँ, GIC मेंस कल शाम तक GIC मेंसों का इंतजाम कर दिया जाएगा। ठीक, मतलब जून पार नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहिए। तनिक व्यस्तताएं हैं, सब मैनेजमेंट बना लिया जाएगा, फिर वैसे ही हल्ला गुल्ला जैसे होता था वैसे होता रहेगा। ठीक है, और बाकी हाँ एक काम कर लिया जाए, बहुत दिन से कोई शायरी नहीं पढ़ी गई है, आइए एक तो शायरी पढ़ दी जाए। हाँ, ताकि आपका आज की इस लघु कक्षा का आनंद द्विगुणित हो जाए। सुनिएगा, अनुजब्र हमारे बेहतरीन फेवरेट शायर, उनकी गजल की 3 शेर पढ़ता हूं, सुनिए। इसी उसूल पे उसका निजाम चलता है, इसी उसूल पे उसका निजाम चलता है कि कांटा पांव का कांटे से ही निकलता है। इसी उसूल पे उसका निजाम चलता है कि कांटा पांव का कांटे से ही निकलता है। और जमीन तवाफ किए जा रही है इसका, और तवाफ माने चक्कर काटना, जमी माने जमीन, आगे लग जाएगा आफताब, आफताब माने सूरज।
माहताब माने चंद्रमा होता है, आफताब माने सूरज होता है। तो जमी तवाफ किए जा रही है इसका और समझते हम हैं कि ये आफताब चलता है। और आखिरी शेर कि मेरी ये बात हमेशा दिमाग में रखना, मेरी ये बात हमेशा दिमाग में रखना, हजार वक्त बुरा हो मगर बदलता है, हजार वक्त बुरा हो मगर बदलता है। अनु जबर साहब के इस शेर के साथ करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम, तब तक के लिए जय। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। कोई जरूरी बात हो कमेंट कर जाइए, अदरवाइज कॉलिंग के लिए नंबर दिया गया उस पर बात कर लीजिएगा। बाय बाय बच्चा।